अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग के ऊपर। और कैपिटल बजटिंग के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है पे बैक पीरियड। सबसे पहले हम कैपिटल बजटिंग को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग को जो हमने पढ़ा था वो कुछ ऐसे था कि कैपिटल बजटिंग इज ए प्लान ऑफ इनकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने दो तरह के एक्सपेंडिचर पढ़े थे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ा था और एक हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ा था। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका फाइनेंशियल बेनिफिट जो होता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड जो हमें मिलता है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका जो रेवेन्यू होता है हमें विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड या वन फाइनेंशियल ईयर होता है उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नाउ incurring capital expenditure means expenditure is incurred on non current assets। अब जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं दे आर कि दे आर लॉन्ग टर्म नेचर होते हैं एंड दे आर नॉट बॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। These capital expenditures incurred on non-current assets are either tangibles or intangibles। And then again non-current assets जो होते हैं that are used to generate income from the business। And last but not the least, the non-current assets are not normally liquid assets, meaning thereby कि उनको आप कभी भी कैश में या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते until unless अगर आप जब तक आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लॉस बियर नहीं कर रहे हो। देन हमने इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स को हमने देखा था। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स के अंदर हमने इसको जो दिखा था उसके अंदर हमने इसके चार मेथड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और उसी को आज हम कंटिन्यू करें। सबसे पहले हमने जो मेथड जो डिस्कस किया था वो था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि ये आप इसको आप रोज भी कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमने ये सीखा था कि अगर आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अगर अचीव्ड इज हायर then the targeted ARR or ROS that is set by the management, तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पे बैक पीरियड का। तो पे बैक पीरियड क्या होता है कि पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिकूप द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कंसर्न नहीं होती, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में अपनी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उसको मीटअप कर लेगा। हम कम से कम कितना टाइम होगा या कौन सा प्रोजेक्ट हमारा ऐसा होगा जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि हमने उसको बाय करने पे इनकर की होगी वो हम उसमें मीटअप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो पे बैक पीरियड होता है ये सबसे आसान होता है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं। तो उसके अगर हम एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे लिए पे बैक पीरियड कहाँ पे जो होता है फेवरेबल होता है, जहाँ पे हमारे पास जो है ऐसे बिजनेसेस वेयर इन टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग रैपिडली, वहाँ पे जो पे बैक पीरियड है वो यूजफुल होगा। सेकेंडली ये जो हमारा पेबैक पीरियड होता है ये फेवर कर रहा होता है क्विकेस्ट रिटर्न्स को कर रहा होता है। नंबर तीन, ये जो पेबैक पीरियड होता है ये मिनिमाइज करता है रिस्क को। ज़ाहिर है जब हमारी अप्रोच ही होगी कि अगर हमने 100,000 एक किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो जल्द से जल्द सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा 100,000 कब वापस आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। और नंबर फोर, इसमें हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये जो पेबैक का पीरियड है ये इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं कैश फ्लोज को, कि कब कब कैश फ्लोज हमारे पास जो कैश फ्लोज आएंगी उससे हम अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब तक मीटअप कर सकते हैं। तो हैंस ये मैक्सिमाइज कर रहा होता है, ये पे बैक पीरियड जो होता है इट इज मैक्सिमाइजिंग व्हाट लिक्विडिटी इश्यूज। लिक्विडिटी इश्यूज इस तरह कह सकते हैं कि हमारी लिक्विडिटी को ये पॉजिटिवली क्या कर रहा होता है, ये ले रहा होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने इट इग्नोर्स रिटर्न्स आफ्टर द पे बैक। वंस आपका 100,000 फॉर एग्जांपल जो आपने इनकर किया है वो अगर पूरा हो गया है तो उसके बाद जो रिटर्न्स आएंगे या कैश फ्लोज आएंगे उनका क्या। सो बेसिकली इट इग्नोर्स द रिटर्न्स दैट आर रिसीव्ड आफ्टर द पे बैक पीरियड। इसमें नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो जो पे बैक का पीरियड होता है ये इग्नोर करता है टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लोज। हमारे पास कैश फ्लोज कब कब आएंगी इसकी टाइमिंग्स को ये इग्नोर करता है। और नंबर थर्ड इसमें हम कह सकते हैं इट इग्नोर्स
it ignores the project profitability. देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है 100,000 का, अब उसके अगेंस्ट हमें जो ज़ाहिर है हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट खरीदा है या मशीनरी खरीदी है। अब जब उस मशीनरी के से हमें जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले महीने में आए 30,000, देन 40,000, देन 60,000, तो क्या हम इसके अंदर ये सेग्रीगेट करें कि ये जो 20,000 आया, 30,000 आया या 40,000 आया, इसके अंदर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास कैश फ्लो कितना आया है। हम ये भी नहीं देख रहे हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल किए। सिर्फ और सिर्फ हम पेबैक के अंदर सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास कितना कैश फ्लो आ रहा है। So basically this payback period ignores the project profitability. अब हम इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में स्टडी कर लेते हैं। So investment appraisal methods, given the importance of investment decisions, it is essential that there is a proper screening of investment proposals. An important part of this screening process is to ensure that business uses appropriate methods of evaluation. Research shows that there are basically four methods used in practice by business throughout the world to evaluate investment opportunities. These are ARR, और आप इसको रोस भी कहते हैं, सेकंड वन इज पेबैक पीरियड, थर्ड वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ARR हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे इसको पेबैक पीरियड को। तो पेबैक पीरियड को मैंने एक जनरल ओवरव्यू आपको दिया, इसको हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। वो क्या है? पेबैक पीरियड इज नॉट यूज्ड to understand whether an investment is profitable or not. Payback period is often used to compare investment projects and decide which project will pay off in the shortest period of time. ये भी बात हमने डिस्कस की कि हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट के अंदर उस जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो उसके अगेंस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हम इनकर कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास कैश आ रहा है और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब रिकूप हो रहा है या रिपे हो रहा है, और हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं, हम ये देखेंगे कि सबसे कम, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में हमें कौन सा जो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारा फुली 100% रिपे हो रहा है। और अल्टरनेटली वी कैन से दैट पेबैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू बी repaid out of the net cash flows from a project. Since it takes time into account, the payback period method seems to go somewhat worse, overcoming the timing problems of ARR, or first glances it does. Okay, अब इसके अंदर डिसीजन रूल क्या है? The decision rule for the using payback period is, for a project to be acceptable, it would need to have a payback period shorter than a maximum payback period set by the business. Number two, if there were two or more competing projects whose payback period were all shorter than the maximum payback period requirement, the project with the shortest payback period should be selected. अगर दो projects हैं, दोनों ही शॉर्टेस्ट पीरियड किए हैं, तो उसमें से भी हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड में अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकूप कर रहा है। अब इसके अंदर क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस है पेबैक के। एडवांटेजेस इंक्लूड, it is simple and it is useful in certain situation like rapidly changing technologies जो हमने पहले भी डिस्कस किया, improving investment conditions, and number two, it favors quick returns। कहाँ पे करता है? It favors quick returns in help which helps companies growth. it 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 favors quick returns wherein it minimizes the risk, it maximizes the liquidity. नंबर 3 जो है इसमें, इट यूजेस कैश फ्लोज नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। यही बात हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज का इम्पैक्ट लेता है, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट ये नहीं लेता। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इग्नोर्स रिटर्न्स आफ्टर द पेबैक पीरियड, it ignores the timing of cash flows. This can be resolved using discounted cash flow discounted payback periods, and it ignores project profitability. ये वो चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की, तो यही इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसको इन द लॉन्ग रन इन इस मेथड को जो है फेवर नहीं किया जाता। इन द शॉर्ट रन ही इसको देखा जाता है कि जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है, हमारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी ही जब चेंज हो जाएगी, किसी भी प्रोजेक्ट को के लिए अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बाय किया है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है
नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आप एक सेल फोन बाई करते हैं, कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि उसका नया मॉडल आ जाता है, तो पुराने जो आपके सेट्स होते हैं, हैंडसेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू एकदम से 30%, 40% या 50% उसकी डिक्रीज हो जाती है या डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बिजनेसेस में ये देखा जाएगा कि आपको पे बैक पीरियड का जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड है उसको ऑप्ट करना चाहिए, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपने मैक्सिमम कितना कैश फ्लो ऑब्टेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं कि हमने इससे पहले एआरआर में एक क्वेश्चन किया था बिलिंग स्टेट बैटरी वाला, उसी को हम देख लेते हैं। बिलिंग स्टेट बैटरी company has carried out some research that shows that businesses could provide a standard services it recently developed. Provision of the service would require initial investment that would cost 100,000 payable immediately. Sale of the server would take place throughout the next 5 years. At the end of the time, it is estimated that machine could be sold for 20,000. So ये इसकी जो है scrap value given है. It might be useful to consider payback period in the context of Binney battery example. We should recall the essential project cash flows as follows. अब ये देखें, ये हमने देखा था कि cost of the machine जो है वो थी 100 या 100,000, क्योंकि अमाउंट जो है वो इन 100,000 है। तो पहले साल जो हमारे पास जो आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन या कैश फ्लो आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लेंगे, यहाँ पे इसको हम लेंगे कैश फ्लोज, क्योंकि ये जो पीरियड पेबैक पीरियड होता है ये इग्नोर करता है किसको, इसकी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को। सो आपके पास ईयर 1 में कैश फ्लो आ रहा है 20, आपको ईयर 2 में आ रहा है 40, आपके ईयर 3 में आ रहा है 60, आपके ईयर 4 में आ रहा है 60 एंड देन ईयर 5 में आ रहा है आपका 20। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके पास जब ये 20 का कैश फ्लो आ गया है, जब 20 का कैश फ्लो आ गया है, तो आपका जो अमाउंट अभी रीपे नहीं हुआ वो कितना रह जाएगा, वो आपका रह जाएगा 80। देखिए ना, दिस माइनस दिस, और ये आपका 80 आ गया। अब आपका ईयर 2 के एंड पे जो आपका नेगेटिव बैलेंस है वो है 80, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट आपका 100 रुपीज में से या 100,000 में से 20,000 जो है वो रिकूप हो गया है। ठीक है, अब जब ये रिकूप हो गया, अब जो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमारे पास जो रेवेन्यू आया है वो कितना आया है, वो आया है हमारे पास 40। सो हम इसमें से जब 80 में से 40 करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 ही रह जाएगा। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने -100 + 20, तो आपका जो आ गया -80 आ गया। देन आपका जो यह सेकेंड ईयर के एंड पे हमारे पास जो नेगेटिव था वो -80 था, और प्लस आपने रिकूप कितना किया 40, तो आपका जो आ गया वो आ गया 40 आ गया। अब थर्ड ईयर में आपका जो इन्वेस्टमेंट रिकूप होना है अभी तक वो है -40, लेकिन इसके अगेंस्ट आपके पास रिटर्न्स कितने आए हैं, +60, तो अब आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका प्लस में हो जाएगा। अब ये वो चीजें हैं जो कि इसके डिसएडवांटेजेस में हमने डिस्कस किया कि वंस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब रिकूप हो जाता है या रीपे हो जाता है, देन ये उसके बाद के बेनिफिट्स को नहीं लेता। +20, और अब ये 20 जो है लास्ट मंथ में आप लास्ट ईयर में आपका पॉजिटिव का था, अभी +60, तो अब आपका ये वो रिटर्न्स है या वो अकोमोडेटेड रिटर्न्स हो रहे हैं जो कि ये प्रोजेक्ट अकाउंट फॉर नहीं करता। 80 + 20, तो यहाँ पे ये आपका 20 आ गया। नेक्स्ट 20 इसलिए नहीं ले रहे कि ये जो है ना ये कैश फ्लो नहीं है, ये डिस्पोजेबल प्रोसीड है फ्रॉम द मशीन। सो अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे तो ईयर 1 हो गया हमारे पास, ठीक है, ईयर 1 में हमारे पास ये पोजीशन थी। क्या ईयर 1 में हमारे पास 100% कैश रिकूप हो गया, नहीं हुआ। सो यहाँ पे आपके पास आ गया ईयर 2 आ गया, ओके, 2 साल मुकम्मल लगे इन इस इन्वेस्टमेंट को रिकूप करने में। और थर्ड ईयर में भी अगर आप देखें तो हमने क्या किया था, यहाँ देखें कि हमने माइनस जो था वो 40 था, हमने माइनस, अगेन मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे हमारा जो माइनस था सेकेंड ईयर के एंड पे वो था -40, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें रिकूप हुआ +60। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने ना सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकूप किया, बल्कि हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गेन भी किया।
तो अगर हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट, हमारे पास 40 था डिवाइडेड बाय 60। 40 जो था वो हमने रिकूप करना था और 60 जो है वो हमें अचीव हुआ है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको 12 से, तो हमारे पास 12 क्या है, 12 मंथ से। अगेन मैं आपको बताता हूँ, 40 जो हमने रिकूप करना था माइनस का, और डिवाइड किया हमने टोटल कैश फ्लो से, मल्टीप्लाई किया इसको नंबर, क्योंकि हम ये ईयरली निकाल रहे हैं ना, ये ईयरली अमाउंट आया था हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 मंथ्स। ये हमारे पास मंथ्स हैं बेसिकली, ठीक है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा करके आपको बताता हूँ। 40 the cash flow we need to recoup our investment 100% divided by cash flow received for the third year is 60 into number of months that is 12। तो ये आ गया हमारे पास 8। तो ऊपर ईयर 1 था, ईयर 2 था, और ये क्या है अभी जो हमने फाइंड किया क्या है, मंथ्स है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 years and 8 months। हमारा जो आंसर है वो ये है, लेकिन ये हमने निकाला क्या है, ये हमने निकाला है पे बैक पीरियड। सो the initial investment, the initial time it takes to recoup the initial investment is 2 years and 8 months। इससे अर्लियर सेमेस्टर्स के अंदर आप इसको किसी फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो कि अपेरेंटली नजर आ रहा है कि ईयर 1 में हमारे पास 20 का कैश फ्लो आया, ठीक है, उससे हमारा नेगेटिव बैलेंस 80 रह गया, देन हमारा 40 आया, देन हमारा नेगेटिव बैलेंस भी 40 रह गया, देन 60 आया, जिससे हमने ना सिर्फ 40 प्रीवियस ईयर का हमने मीटअप किया, बल्कि हमने इसमें कुछ ना कुछ गेन भी किया। तो इसमें हमें 2 साल कंप्लीट लगे और 8 मंथ्स को हमने कैसे फाइंड किया, हमने 40 का जो फिगर था जो कि येट टू बी रिकूप था, उसको डिवाइड किया कैश फ्लोज के साथ, दैट वाज 60, एंड देन हमने उसको मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, 12 मंथ्स के साथ, देन जो हमारा आंसर है वो आया 2 years and 8 months। तो पे बैक पीरियड इज द सिंपलेस्ट टेक्निक, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमने इसको डिस्कस किया कि कहाँ पे ये सूटेबल होगा। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं जिस बिजनेस में, उसमें ये होता है, ये क्विकेस्ट जो होता है जो ये क्विकेस्ट रिटर्न्स को ये फेवर कर रहा होता है, ये रिस्क को मिनिमाइज कर रहा होता है, और ये चूंकि कैश फ्लोज को ये अंडरटेक करता है, तो हेंस ये लिक्विडिटी जो होती है आपकी पॉजिटिव साइड पे होती है इसमें। एंड देन अगेन अगर हम उसमें इसके डिसएडवांटेज को देखें तो ये अकाउंट प्रॉफिट की जो प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको इग्नोर करता है। ये कैश फ्लोज जो कि पे बैक पीरियड की बात, देखिए ना यहाँ पे हमारा पे बैक पीरियड कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी ना सिर्फ 100% हो गई, रिकूप हो गया, बल्कि यहाँ पे हम कुछ गेन भी करें। तो इसके बाद ये 80 कम्युलेटिव या 100% या 100 जो हो गया कम्युलेट हो गया हमारे पास कैश फ्लोज, इसको अकाउंट फॉर नहीं करता। दीज आर व्हाट इसके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो पे बैक का कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा, और ये हमारी सेकंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक के मेथड था। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ नहीं आई, तो आप उसमें प्लीज़ अपनी अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट इन द क्वेश्चन आंसर सेशन कि मैं आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।